नमस्कार आप सभी को। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमी डे 2। हम लोगों ने जो है इनिशिएटिव शुरू किया है। बेसिकली हम लोग हर दिन जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको जो है गो थ्रू करेंगे और समझेंगे कि क्या पूछा गया है। सो वी हैव स्टार्टेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन विद द इकोनॉमी सब्जेक्ट एंड इट इज़ अवर डे 2। सो वी विल सी। कल हम लोगों ने देखा 2023 का पेपर एंड टुडे विल सी 2022 पेपर, 2022 का पेपर। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई जो बॉडी रहती है उसके प्रोग्राम्स क्या हैं, उसके इनिशिएटिव्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट के, ऐसे सब बॉडीज़ की कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है वर्ल्ड बैंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए हम लोग वर्ल्ड बैंक का देखेंगे। और वर्ल्ड बैंक मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि वर्ल्ड बैंक में थोड़े से चेंजेस हुए हैं अभी। वर्ल्ड बैंक, देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो सबसे पहला लोन था वो किसको दिया गया था, तो फ्रांस को दिया गया था। देन यूपीएससी क्या करती है, जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको पूछती है। तो ऐसे अगर एक कीवर्ड आपको कहीं देखने मिलेगा, मार्शल प्लान क्या होता है, तो मार्शल प्लान क्या होता है, यूएस ने इकोनॉमी रिकवरी के लिए एक असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया था, जिसके तहत, जिस प्लान के तहत, वो मार्शल प्लान था। ठीक है, यूरोप को असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। देन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि क्लीन एयर इनिशिएटिव किसका है, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। लेकिन ओपन नॉलेज रिपोजिटरी, ये जो इनिशिएटिव है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ओपन नॉलेज रिपोजिटरी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये दोनों वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, इनको याद रखने की ज़रूरत है। देन हम लोग देखेंगे कि जो रिसेंट में जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है। देखो वर्ल्ड बैंक के जो है साइट पे जाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड बैंक का एक विज़न था। वो विज़न ये था, टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये विज़न था। उस विज़न की लाइन में एक छोटा सा हिस्सा और ऐड कर दिया गया। ये रिसेंट एडिशन है, अभी 2024 में ही ऐड किया गया है। उन्होंने ऐड किया है कि टू क्रिएट वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इन अ लिवेबल प्लेनेट। ओके, तो ये लाइन ऐड की गई है। कई दफ़ा हम लोगों से पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स हैं। रिसेंट जो मेंबर ऐड हुआ वो नौरू करके एक मेंबर कंट्री है, दैट हैज़ बीन एडेड टू द वर्ल्ड बैंक। देखो एक जो कंटिन्यूसली डिस्कशन में रहता है वो ये रहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 20th सेंचुरी में बनाए गए और उसके तहत ये जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं ना, इनका वोटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का टॉप 5 में कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा। बट इंडिया इज़ पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है, डेमोक्रेसी वाइज तो है ही है टॉप पे, है ना। तो इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं है, तो ये एक इश्यू है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक में क्या है, 5 बॉडीज़ है बेसिकली। बट वर्ल्ड बैंक के द्वारा आईबीआरडी और आईडीए को ओन किया जाता है। ठीक है ना, तो जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, दैट वर्ड रिफर्स टू दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली। ठीक है, सो होप इट हेल्प्स। इसका आंसर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब अगला देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये रियर एंड नियर वाला क्वेश्चन है। Truly speaking, I tried to understand this question thoroughly, but I could not able to understand it. मुझे समझ में नहीं आया है, जिस हिसाब से इसके कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो वी विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेटर अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, लेस देन 1 होता है तो डिफ्लेशन की स्थिति होती है। टर्म्स हैं जो कि रिलेट करते हैं, अगर पैरेलली देखा जाए तो रियर एंड नियर पूछा हुआ है ना। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ऐसे 2 टर्म्स हैं जो कि डिफ्लेटर से रिलेट करते हैं इस तरीके से। बाकी मैं पढ़ लिया हूँ, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ इस क्वेश्चन से, इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी आप नियर देख लीजिए क्या होता है, और रियर देख लीजिए क्या होता है। अगर रियर इंक्रीज करता है इसका मतलब हम लोग कम्पिटिटिवनेस लूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फैक्ट है बेसिकली, तो फैक्ट आप देख लीजिए। बाकी कंसेप्चुअल वाइज आई थिंक मुझे आर्गुमेंट करना है इसमें, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किससे आर्गुमेंट कर लूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है,
इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मार्केट से पैसा सक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करेगी तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ बाई करेगी तो मतलब क्या, मार्केट में पैसा डालेगी, जो कि गलत चीज़ है। तो पहला गलत हो जाएगा, तो 1 गलत हो गया, आंसर आपका बी आ जाएगा। यूपीएससी का पेपर बड़ा पेपर है, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नियर अबाउट 5 to 7 क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं, कि अगर आप एक ऑप्शन हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर बी आ गया तुरंत। अब इसमें देखो G20 में कॉमन फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि पेरिस क्लब ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो G20 का ही एक प्रोग्राम है कॉमन फ्रेमवर्क करके, तो जिसमें पेरिस क्लब क्या है कि एक ऐसा क्रेडिटर नेशन, मतलब वो नेशन जो दूसरों को ऋण देते हैं, है ना, उनका एक ग्रुप है। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव है G20 का, टुगेदर विद द पेरिस क्लब, कि मतलब जिन कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत है ना, उनके डेब्ट को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं हम लोग, उनकी हेल्प कर देते हैं कि आराम से डीले करके थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी वो अपना डेब्ट सर्विसिंग कर पाएँ, ठीक है। इसका दोनों ऑप्शन सही हैं। बेसिकली सिर्फ ऑप्शन नहीं, हम लोग कुछ नोटिस भी करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये टॉपिक जो है चर्चा में रहता ही है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन द बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। तो जाहिर सी बात है, अगर देखो इन्फ्लेशन से अगर इंडेक्स कर देते हैं ना हम किसी बॉन्ड को, तो गवर्नमेंट को पैसा कम खर्च करने की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से इंडेक्स अगर हो गया, इसका मतलब क्या कि जो व्यक्ति खरीद रहा है वो बॉन्ड, वो अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसका पैसा बढ़ेगा, अगर महंगाई घटेगी तो उसका पैसा घटेगा, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट को उसको अश्योर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम तुमको 5% पक्का दे देंगे, ठीक है, क्योंकि बायर्स के लिए ये फ़ायदेमंद भी है और थोड़ा-सा नुकसानदायक भी है ना? तो आप मान के चलिए कि महँगाई ओवर द पीरियड बढ़ती ही है, तो इसलिए बायर को फ़ायदा ही होता है। तो ओवरऑल सरकार क्या करती है, अपना कूपन रेट जो है बॉन्ड से कम कर सकती है। कूपन रेट क्या होता है, मान लीजिए ₹100 का बॉन्ड सरकार ने इश्यू किया, तो उसमें सरकार ये बोलती है कि ₹100 का बॉन्ड है, हम आपको ₹90 में दे देंगे। तो ₹10 का उसमें कूपन रेट होता है। कूपन बेसिकली क्या होता है, आपको जैसे कैशबैक मिलता है, अगर आप गूगल पे यूज़ करते होंगे, कैशबैक जैसे मिलता है, उसी प्रकार रहता है ये। ₹100 का बॉन्ड होता है और ₹90 में सरकार दे देती है, तो ₹10 का कूपन रेट हो जाता है, ठीक है। तो पहला कैन रिड्यूस द, पहला सही है। आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, सही है ये। आईआईबी से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शंस रहता है, ठीक है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल कैपिटल गेन्स ऑन द आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। देखो, तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि बॉन्ड हो गया, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टैक्सेबल हैं कि नहीं टैक्सेबल है, वो उनका डिविडेंड जो है टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है। तो इससे हमको ये सीखने मिला कि हमको टैक्सेबिलिटी जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी हर एक इंस्ट्रूमेंट की, जो भी इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में। जैसे कि सपोज ग्रीन बॉन्ड्स है, ग्रीन बॉन्ड्स का जो रिटर्न है वो टैक्सेबल है कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन। तो जब भी आप पढ़ेंगे आगे चलकर, मान लीजिए थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि ये टैक्सेबल है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि ये टैक्सेबल है, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया था जब ये स्कीम लाई गई थी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की। तो इसका आंसर 1 और 2 है। अब इसमें देखो, ये 2021 में रूल्स को जो है लाया गया था, ई कॉमर्स रूल्स, और ये पेपर है 2022 का, ठीक है। उसमें ये बोला गया कि जो कंपनियां हैं ना, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियां हैं, तो उनके 2 मॉडल निर्धारित किए गए थे। एक मॉडल था कि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, एक मॉडल था मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल क्या है कि हम सामान नहीं बेच रहे हैं, हम बेसिकली मार्केट एक प्लेटफॉर्म बना दिए जहाँ पर कि अलग अलग जो है दुकानें हमने डिजिटली अवेलेबल करवा दी। हम सामान नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे अमेज़न है, अमेज़न पे तुम ऑर्डर करते हो तो वो सामान किसी मैन्युफैक्चरर के दुकान से आता है, किसी दुकान से आता है। अमेज़न उसको नहीं पर्टिकुलरली अपने इन्वेंटरी से आपको दे दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, जब सरकार ई कॉमर्स रूल लाई तो इसमें उन्होंने रखा कि जो बिग सेलर्स है ना, उनकी एक लिमिट निर्धारित कर दी कि वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं बेच सकते, ताकि स्मॉल सेलर्स को भी मौका मिले। तो इसका जो है पहला गलत है, इसका दूसरा सही है। अब देखो, रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी क्या होता है। रियल सेक्टर बेसिकली आप ऐसे महसूस करिए कि रियल सेक्टर जो टेंजिबल चीज़ें बनाई जाती हैं,
जैसे कि फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, पहला टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। तो ये क्या है, एक बेसिकली एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है, आप इसको टच कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और आप कई दफ़ा देखेंगे, ये एक सोचने का तरीका है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनको ग्रुप कर सकते हो। तो देखो पहला दूसरा ऑप्शन एक ग्रुप में आ गया, और दूसरा तीसरा चौथा ग्रुप दूसरे ग्रुप में आ गया, तो इसका आंसर है 1 और 2, ठीक है। रियल सेक्टर में क्या आ जाता है, रियल सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ये सब जो है नॉमिनल सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। अब देखो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र वाला जो है क्वेश्चन, अब आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफ़र पेमेंट, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, ये जो टर्म्स है ना कई दफ़ा पूछे जाते हैं, लाइक रिपीटेडली दे हैव बीन आस्क्ड। तो ट्रांसफ़र पेमेंट एक टर्म ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी पूछ लिया गया। ये एक फेमस इश्यू था जिसमें वोडाफोन आइडिया वाला शायद से एक फेमस इश्यू था बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल एसेट्स होते हैं ना, उनके शेयर कंपनी दूसरे कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ऐसा करने पे क्या होता है, सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये वो वाला केस था, इसका आंसर है डी। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। जब आप फिजिकली एसेट्स बेचते हैं तो उसमें आपको पैसा देना पड़ता है सरकार को। ये लोग क्या किए हैं कि शेयर ही ट्रांसफ़र कर दिए उसका, है ना। अब ये देखो, हमको ये भी देखना है कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लोग, मैं देखता हूँ कि यूपीएससी क्या करती है, जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर की जो हेडिंग्स है इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे आप बजट पढ़ेंगे ना, तो जो की टर्म्स आप पढ़ते हैं उन्हीं से जो है क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी से कैपिटल एक्सपेंडिचर आसान है, कर लेंगे, पहला सही है। डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता ये है कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं ना अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं बन रही उससे, फॉर एग्जांपल कोई असेट नहीं क्रिएट हो रहा, बेसिकली उस चीज़ से कोई असेट नहीं क्रिएट हो रहा है, और डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली डेब्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, सरकार आईपीओ लेकर सॉरी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, तो वो क्या करती है, आईपीओ में वो इक्विटी दे देती है लोगों को, अपने शेयर्स दे देती है, तो वो उसको कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। लेकिन कई दफ़ा क्या करते हैं ये लोग, मार्केट से डेब्ट भी लेते हैं, जैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आप सुने होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट से भी पैसा उठाती हैं और अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी ये दोनों जो टाइप हैं, ये दोनों जो टाइप हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही टाइप है। मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट्स कहीं करना होता है तो ये लोग जो है इन मोड्स को फॉलो अप करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका दोनों इसके सॉरी 2 इसका गलत है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, a share of the household financing savings goes towards the government borrowings, Indian economy following debt security, ठीक है। अब ये आसान है, इसको आप कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी, a share of the household financing savings goes towards the government borrowings, ठीक है। हाँ, debt security market related option from large component internal debt, हाँ ये भी सही है। इंटरनेट डेब्ट का जो मैक्सिमम एक बड़ा हिस्सा जो है डेटेड सिक्योरिटीज से आता है, ठीक है। और 2022 में इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब ये देखिए इन्होंने क्या पूछा हुआ है, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स क्या है। तो मीथेन जो है वो राइस की फील्ड से जनरेट होती है। आप इसको बिना देखे, मतलब जैसे देखा तुरंत कर देते खट से, तो इसका आंसर राइस है, ठीक है। अब देखो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस मीथेन एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया ने एग्रीकल्चर वाला जो एग्रीमेंट था वो साइन नहीं किया था अभी रिसेंटली, जो WTO की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक मेथड रहता है पैडी उगाने का, तो उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चर्चा में भी रहता है बहुत दफ़ा। तो इसमें देखो रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, सीड रिक्वायरमेंट इसकी कम हो जाती, सही है इसका।
रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये भी कम हो जाता है। इसके आंसर 1, 2 एंड 3 है। कैसे ऐसा होता है कि इसमें होता ये है कि एक एक फील्ड जिसमें हम वो सैपलिंग्स तैयार करते हैं ना, वो सैपलिंग तैयार कर लेते हैं और उसको कंपैरेटिवली अर्लियर रीप्लांट कर देते हैं मेन फील्ड में। और जब मेन फील्ड में रीप्लांट करते हैं ना, तो हम गुच्छे-गुच्छे में नहीं करते हैं प्लांट, एक-एक पौधा करते हैं, एक-एक पौधा। जब आप देखेंगे कभी जाकर के अपने गाँव में, तो हमने जो देखा है वो देखा है कि एक ग्रुप रहता है लाइक छोटा-सा, जिसमें 3-4 पौधे होते हैं और लगा देते हैं। उसका पर्पज़ ये होता था कि मान लीजिए एक नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा, ठीक है? ये होता था ऑब्जेक्टिव। लेकिन एसआरआई में क्या होता है, एक-एक लगाया जाता है, ठीक है? और मीथेन प्रोडक्शन क्यों मीथेन रिड्यूस होती है? क्योंकि जो फील्ड होती है ना, वो पानी से भरी हुई नहीं रहती है एसआरआई सिस्टम में। जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं फील्ड को, लेकिन एसआरआई सिस्टम में क्या होता है कि सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीड ऑफ फ्लडिंग, ठीक है? फ्लडिंग नहीं करते हैं। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्यों रहेगा? क्योंकि हम वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है, हमारा इनपुट कॉस्ट भी कम हो जा रहा है, समझ रहे हैं? तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अब इसमें देखो कि ये ठीक है, चलो। देखो ये क्वेश्चन एक, इसमें बोला कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट क्या होता है कि सडनली क्या रहता है कि ढेर सारा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टर लोग निकाल लेते हैं किसी मार्केट से और दूसरे मार्केट में ले जाते हैं। इसको हम लोग कैपिटल फ्लाइट बोलते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, मार्केट में पैसा ज़्यादा ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल महंगाई जब होती है, जैसे महंगाई में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत रहता है, तो उस पैसे को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ना। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि ताकि लोन लेना, ताकि बैंक से पैसा लेना कठिन हो जाए, महंगा हो जाए। तो इसलिए जो है लोग फिर प्रेफर नहीं करते हैं बैंक से लोन लेना, है ना। तो और डिपॉजिट करना प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली दोनों ऑपरेशन क्या करते हैं, मार्केट से जो पैसा एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक में जमा रहता है। ये रहता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूएस फेडरल, अब कैपिटल फ्लाइट क्यों होती है? जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, तो मान लीजिए यूएस ने अपनाई, तो इसमें क्या रहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा दिए जाते हैं, तो यूएस क्या है, एक मोस्ट रिलायबल मार्केट है। तो इधर उधर की मार्केट में जो लोग पैसा लगाए होते हैं, तो वो लोग पैसा निकाल करके यूएस की मार्केट में लगा देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको जो है कैपिटल फ्लाइट से रिलेट किया जाता है। पहला सही है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म, ठीक है। जब कैपिटल फ्लाइट होती है तो ईसीबी की जो कॉस्ट होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर सोचो, भारत में अगर डॉलर की कमी पड़ जाए, समझे ना, तो ईसीबी में क्या रहता है, हम लोग बाहर से पैसा उठाते हैं, उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। मान लीजिए विदेश से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, उठा रहे हैं, तो जब हमारे देश में डॉलर कम कम हो जाएगा मान लो, है ना, तो बाहर से जब हम पैसा लेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो दूसरा भी सही है। अब देखो, डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी। अब डिवैल्यूएशन करने से ईसीबी का जो रिस्क है, ये ऐसा बोल रहा है कि कम हो जाता है। ईसीबी का रिस्क नहीं कम होता है। अगर डिवैल्यूएट कर दिए आप करेंसी, तो अब क्या रहेगा, अब जब बाहर से पैसा उठाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, समझ रहे हैं। $1 लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ बेसिकली। तो इसका 3 जो है गलत है, ठीक है। अब ये देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। एक चीज़ और आइडिया है, ये छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं जिन्हें आप जो है याद रख सकते हैं, और जब एक पेपर दे रहे हैं तो अगर आपका दिमाग इस्तेमाल चल सकता है, चलाइए। देखो, क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो विशेष रूप से 3-4 जो है टॉपिक्स रहते हैं, उनमें से बनाए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गया। अब जब स्टॉक मार्केट की जब बात होती है तो सेबी रोल प्ले करती है, या समझने वाली बात ये, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, ये क्या है, बेसिकली इंडिया की ये बॉन्ड से रिलेट करती है, ठीक है। बॉन्ड की वैल्यूज, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है ना, वो AAA से घट करके AA हो गई है। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग जो है पुअर क्रेडिट रेटिंग है इंडिया की, ठीक ठीक है ना, अच्छी नहीं है। क्रेडिट रेटिंग इज अ इश्यू फॉर इंडिया,
बेसिकली, ठीक है। तो इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट नहीं करती, वो सेबी करती है। मैं इसीलिए बताना चाहता था कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट चैप्टर से होते हैं और उन चैप्टर्स में डोमिनेंट बॉडी कोई दूसरी होती है, तो बेसिकली समझने की बात है। द रेटिंग एजेंसी पब्लिक नोन इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इकरा ठीक है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, लेकिन इतना नहीं याद रह सकता है। तो आप ऐसे समझिए, जब पहला गलत हो जा रहा है तो दूसरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पहला गलत, दूसरा ध्यान से पढ़िए, दूसरा सही। अब ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये सही है ना। तो इसका आंसर 2 और 3 है, बी इसका आंसर है 63 का। अब ये देखो ट्रिपल बी, अब ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिपल बी बैंक बोर्ड ब्यूरो, मतलब जब आप जैसे किसी भी का लेक्चर पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपल बी जो बॉडी है वो यूज़फुल बॉडी है, ऑटोमेटिकली चीज़ समझ में। जैसे एफएसआईबी जो है यूज़फुल बॉडी है। क्या है एफएसआईबी के बारे में, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रिपल बी। तो आरबीआई का गवर्नर ट्रिपल बी का चेयरमैन क्यों बनेगा, मतलब समझिए, समझने वाली बात है। ये थोड़ा कैजुअल सी बात नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर, उसको कोई और काम नहीं तो दूसरी बॉडी के जो है चेयरमैन बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन खैर ऐसे आर्गुमेंट नहीं चल पाते, तो आप ऐसे समझिए कि जो ट्रिपल बी है, अब जानकारी है तो लॉजिक सही लगेगा, अगर जानकारी नहीं है तो आप इरेशनल लॉजिक्स इस्तेमाल हो जाते हैं और वो भी काम करते हैं। अब ट्रिपल बी क्या है, ट्रिपल बी एक ऑटोनोमस बॉडी बेसिकली, तो पहला इसका गलत है। रिकमेंड सिलेक्शन ऑफ द हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो दूसरा सही है इसका। हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर में डबलिंग स्टडी कैपिटल रेजिंग प्लान्स, तो तीसरा भी सही है इसका। तो 2 और 3 इसका सही है, 64 का। अब इसमें देखो बॉन्ड्स, इज देयर ऑप्शन ऑफ एक्सचेंज बॉन्ड्स। अब ये भी बहुत फेमस टॉपिक रहता है कन्वर्टिबिलिटी का। जैसे इंडिया की जो मार्केट है वो फुल्ली कन्वर्टिबल मार्केट नहीं है इंडिया की, ठीक है ना। तो वो दूसरे फ्रंट में इस्तेमाल होती है, लेकिन इस फ्रंट में अगर बॉन्ड कन्वर्टिबिलिटी देखी जाती है तो ये देखी जाती है जो बॉन्ड आप लेते हैं आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका सही है। जब जिस जिस व्यक्ति को इक्विटी मिल रही है तो उसको इंटरेस्ट रेट आप कम भी देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इक्विटी मतलब कंपनी में आपको जो है जगह मिल जा रही है, बेसिकली शेयर मिल जा रहे हैं। द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी इन बॉन्ड और डिग्री इंडेक्सेशन राइजिंग कमी। हाँ ठीक है, इंडेक्सेशन क्या होता है बेसिकली। इंडेक्सेशन से अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, इंडेक्सेशन हेल्प करता है लोगों को महंगाई से, मतलब अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए। बेसिकली अनसर्टेन सिचुएशन तो रहती है, लेकिन ओवरऑल इसमें दोनों का फायदा रहता है। अगर इंडेक्सेशन रहता है तो मार्केट के हिसाब से आपका जो है पैसा रहेगा। मान लीजिए अगर आपने एफडी में लगाया है और महंगाई बढ़ गई 10%, तो एफडी का जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है रिटर्न रहता है वो कम हो जाता है ना। अगर मान लीजिए 5% आपको मिल रहा है और महंगाई बढ़ गई 10%, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है निगेटिव हो गया बेसिकली, ठीक है, रिटर्न। तो उस हिसाब से देखें तो 65 का जो है बोथ इसके आंसर सही है। अब ये वाला देखो, इसको भी मैंने इकोनॉमी में ही रखा है, लेकिन थोड़ा जियो पॉलिटिक्स से रिलेट करता है कि वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। तो ठीक है, वियतनाम का काफ़ी नाम चलता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इसका नाम जो है मतलब लिया जाता है ना, वेफर वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं पता मान लो हमको। वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू द इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। फॉर ए लॉन्ग टर्म वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। तो चौथा सही लग रहा है क्योंकि मतलब थोड़ा सा मैंने इसका सुना हुआ है, अगर नहीं सुना हुआ है तो नहीं समझ में आएगा, हाँ। अब देखिए मुझे पांचवा नहीं पता, मुझे वैसे अगर ऑप्शन में होता तो मैं सोचता कि हाँ सही है पांचवा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि पहला सही है कि नहीं, तो पहला मिल रहा है मुझे सी और डी में, तो ऑप्शन जो है सी और डी आएगा, ठीक है। लेकिन मैं जब दूसरा पढ़ रहा हूँ कि मुझे मान लो दूसरा नहीं पता, अब तीसरा देखो, लिंक टू इंटीग्रेशन ग्लोबल सप्लाई चेन, तो इंटीग्रेशन ये भी सही है। अगर इंटीग्रेशन होता तो आपको जो एक्सपोर्ट आप जो है इजीली आप एक्सपोर्ट कर पाते हो, आपका एक्सपोर्ट अच्छा होता है बेसिकली, ठीक है। तो 3-4 ऑप्शन में आ जा रहा है और 1 और 2 हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अब देखो इसके ऊपर फैक्ट बता दे रहा हूँ, वियतनाम जो है एक सिंगल पार्टी कंट्री है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। अब ये वाला देखो इन्फ्लेशन से रिलेट करता है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पांसिबल मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है आप बता देंगे, इसका आंसर आरबीआई है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि बेसिकली बॉडीज जो बनाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए, आरबीआई, सेबी, है ना, नाबार्ड, इनके कुछ मिशन रहते हैं
वो आपको इनको जो है हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। तो जैसे आरबीआई का मिशन, आरबीआई का मैंडेट क्या है बेसिकली? मैंडेट ये है कि इन्फ्लेशन कम रखना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने वाले स्टेप्स लेने हैं हमको। मिटिगेट द इन्फ्लेशन और कंट्रोल द इन्फ्लेशन और पॉलिसीज विच सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे करके हमको स्टेप्स लेने होते हैं। तो आरबीआई इसका आंसर है। ठीक है, एनएफटी भी देख लो, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल असेट्स। सही है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल असेट्स। दे आर द यूनिक क्रिप्टोग्राफी टोकन दैट एग्जिस्ट, ये भी सही है। दे कैन बी ट्रेडेड एंड एक्सचेंज एट द इक्विवेलेंसी। अब देखो इक्विवेलेंसी नहीं होती इसमें, है ना। इक्विवेलेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे 5 रुपए की कोई चीज़ है तो 5 रुपए की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें यूनिकनेस रहती है। पेंटिंग की कीमत जो रहेगी वो दूसरी चीज़ से आप जो है इक्विवेलेंट नहीं कर पाओगे बेसिकली। दे आर ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी, देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं। मान लीजिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने जो कहीं से आपने सूट ऑर्डर किया तो उसको जो है वो पेंटिंग का, एक आपको याद होगा कि एक बहुत ही बड़ा मीम है जिसमें पता नहीं क्या बंदर बना के रखा हुआ है, वो बैठा हुआ है। तो उस मीम का एनएफटी बहुत महंगा बिका था। ठीक है, अब सोचो आपने कहीं से ऑर्डर किया अपना कोट, उसको ये मीम भेज दिया, डिजिटल मीम, तो वो क्या मानेगा? क्या नहीं मानेगा। इसलिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन में वैलिड नहीं है। इसका आंसर 1 एंड 2 है। तो आज हम लोगों ने 2022 का डे 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया और डे 2 में इकोनॉमी के हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, विल कीप ऑन डूइंग इट, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज बुक से पढ़ने में टाइम लगता है और ये ज़रूरी भी है ना, क्योंकि इससे आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और याद रह जाती हैं। एमसीक्यू कर करके अगर आप पढ़ाई करेंगे सिर्फ एमसीक्यू की, तो इससे आपको हेल्प नहीं मिलती है, भूल जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िए। तो हम लोग जो है मिलते हैं कल। एंड हमेशा याद रखिए यूपीएससी 0 to 1 है क्या? यूपीएससी 0 to 1 हमारा, हम सबका एक प्रयास है कि हमारी ये जर्नी है 0 से 1 की, समझे ना। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, होप इट हेल्प्स। Our initiative is helping and we will do it every day. We will try to do it every day. चलो मिलते हैं कल।